Dear friends and students, you are welcome to the channel once again. And today, in the series Code of Civil Procedure 1908, and topic are very interesting and important topic are बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक मीनिंग्स। देखिए, हम चर्चा करने वाले हैं जो बेसिक शब्दावली है जिसमें काफी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के बीच बना रहता है, उसको हम स्टडी करेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि सीपीसी कब एप्लीकेबल होती है और कब एप्लीकेबल नहीं होती। तो आप लिसन एंड रूट में रहिए। वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट दो डेफिनेशंस एंड मीनिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्या है, सिविल प्रोसीजर कोड 1908। ये बहुत सारे कोड को मिला करके, कंसोलिडेट करके और कुछ अमेंडमेंट करके ये एक सिविल प्रोसीजर कोड 1908 बनाया गया। अच्छा, ये क्या है, प्रोसीजरल लॉ है। प्रोसीजर जो प्रक्रिया बताता है। अच्छा, कोड है, ये एक्ट नहीं है। कोड में क्या है, सारी चीजें स्पेसिफाइड होती हैं और दूसरा कोड में एक मामले को लेकर एक से ज्यादा लॉ हो सकते हैं। तो देखिए, ये क्या, लॉ बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोसीजर लॉ, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूटिव लॉ। प्रोसीजर लॉ क्या है, ये प्रक्रिया बताता है, प्रक्रिया बताता है उसको कैसे उसको प्रोसीड किया जाएगा। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूटिव लॉ, स्पेसिफिक लॉ होता है और इसमें क्या होता है, प्रोविजन, प्रोविजन या प्रावधान होते हैं। ये होता है सब्स्टिट्यूटिव लॉ। फॉर एग्जांपल, मान लिया आपने मेरा कॉपीराइट इन्फ्रिंज कर दिया, तो वायलेशन किसका हुआ, कॉपीराइट एक्ट 1957 का। रिलीफ कहां मिलेगा, कॉपीराइट एक्ट में। लेकिन कैसे मिलेगा रिलीफ या रेमेडी, किस प्रकार से मिलेगी, ये बात कहां लिखी हुई है, सिविल प्रोसीजर कोड में। तो ये प्रक्रिया बताता है। दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया कोई एग्रीमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था दो व्यक्तियों के बीच, उनमें से किसी एक ने उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वायलेशन कहां हुआ उसका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। रिलीफ उसको कहां मिलेगी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार। लेकिन कैसे रिलीफ मिलेगी, ये बात कहां लिखी हुई है, ये सीपीसी बताती है, ये बात सीपीसी में लिखी हुई है। अंडरस्टैंड। अब देखिए, प्रोसीजर को पार्टीज भी फॉलो करती हैं और कोर्ट भी उसको फॉलो करता है। वो बताया जाता है जो प्रोसीजर पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर आगे केस ट्रायल रूम में इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। पहले सूट फाइल होगा, उसके बाद सामने वाली पार्टी अगर ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन देना चाहती है तो वो दे सकती है, वरना डब्ल्यूएस दाखिल करेगी, फिर उसका जवाब रिजॉइंडर दाखिल होगा। उसके बाद क्या, इश्यूज तय होंगे, इश्यूज के बाद एविडेंस में फाइल आएगी, आर्गुमेंट हो। ये सारी लॉन्ग प्रक्रिया से सिविल कोर्ट को गुजरना होता है, इसलिए कई बार समय भी ज्यादा लग जाता है। लेकिन यह बात दूसरी है। देखिए, कोर्ट का ये प्रोसेस, इस प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट भी यदि किसी पार्टी से मिलना चाहे मिल सकता है, कोर्ट भी व्यक्ति होता है। तो कोर्ट भी यदि किसी पार्टी से मिलना चाहे तो वो भी क्या है, बिना प्रोसेस के केस की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा सकता, उसको भी इस प्रोसेस से गुजरना होता है। अब मान लीजिए, देखिए, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच, यानी मकान मालिक और किराएदार के बीच कोई झगड़ा हो जाता है, ये सिविल नेचर का केस है। या आपने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया था किसी सामान के लिए, एडवांस भी ले लिया और माल यानी डिलीवरी आप समय पर नहीं दे रहे, सिविल मामला हो गया। या मेरा कॉपीराइट आपने इन्फ्रिंज कर दिया, सिविल मैटर हो गया। या आपने दो पार्टियों के बीच मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कोई एग्रीमेंट हुआ था और वो टूट जाता है, यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ये भी सिविल नेचर का मामला है। या एनआईए एक्ट के अनुसार कोई भी मामला। तो मामले दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिविल नेचर का और दूसरा, एक तो होता है सिविल, दूसरा होता है क्रिमिनल, क्रिमिनल नेचर के। दो ही प्रकार के मामले होते हैं और सिविल को सिविल प्रोसीजर कोड से क्या है, डील किया जाता है और क्रिमिनल मामलों को सीआरपीसी से गवर्न किया जाता है। देखिए, एक होता है जो दावा पेश करता है, जो सूट फाइल करता है, प्लेंट को दायर करता है, उसको क्या कहते हैं, प्लेंटिफ या पिटिशनर। और वो जिसके अगेंस्ट में किया जाता है, जिसके खिलाफ में वो दावा पेश किया जाता है, उसको कहते हैं रेस्पोंडेंट या डिफेंडेंट। और जहां पर पेश किया जाता है उसको क्या कहते हैं, कोर्ट। तो जितने भी सिविल मैटर होते हैं वो किसी ना किसी एक्ट से रिलेटेड होते हैं, चाहे वो कॉपीराइट एक्ट का मामला हो या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का मामला हो
या सिविल में और जितने भी हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो, तो सारे जो भी सिविल से रिलेटेड एक्ट हैं वो क्या होगा, सीपीसी 1908 से डील किए जाते हैं। तो बोलिए ये एक जनरल लॉ हुआ कि स्पेसिफिक लॉ हुआ? राइट, ये होता है, ये है जनरल लॉ। देखिए एक उदाहरण ले लेते हैं और पहला ही वाला ले लेते हैं। मान लिया आपने मेरा कॉपीराइट इन्फ्रिंज कर दिया, तो मुझे कहाँ रिलीफ कहाँ पर मिलेगा? कॉपीराइट एक्ट 1915 के अनुसार। अब यदि मान लो कॉपीराइट एक्ट में तो कुछ और लिखा है, सीपीसी में कुछ और लिखा है, तो फिर क्या होगा, किसको कौन सा एक्ट माना जाएगा? तो ऐसी परिस्थिति में जो सब्सटेंटिव लॉ है आपका कॉपीराइट एक्ट, वो क्या है, जनरल लॉ को ओवररूल कर जाएगा। अर्थात जो भी कॉपीराइट एक्ट में लिखा हुआ है वो बात मानी जाएगी। अगर मान लिया कहीं पर ये जो आपका सब्सटेंटिव लॉ है वो कोई साइलेंट है, तो वहां पर क्या होगा, सीपीसी एप्लीकेबल होगी। अर्थात कहीं पर यदि दोनों में कहीं कॉन्ट्रोडिक्शन है तो वहां पर क्या है, सब्सटेंटिव लॉ जनरल लॉ को ओवररूल कर जाएगा। और जहां पर स्पेसिफिक लॉ साइलेंट है, देयर आर सीपीसी इज एप्लीकेबल। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन, देखिए कॉज ऑफ एक्शन क्या है, जिस वजह से आप सूट फाइल कर रहे हैं उस वजह को कॉज ऑफ एक्शन या सब्जेक्ट मैटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो मेरी किसी प्रॉपर्टी पर किसी ने अनधिकृत कब्जा करा हुआ है, रॉन्गफुल पोजीशन किया हुआ है, तो मैं उसको हटाने के लिए जो सूट फाइल करूंगा उस तो कारण क्या है, जो किस वजह से रॉन्गफुल पोजीशन जो मेरी जमीन पर किया हुआ, ये क्या है, ये कॉज ऑफ एक्शन कहलाएगा। और अभी हम रिलीफ और रेमेडी की बात कर रहे थे, तो रिलीफ या रेमेडी क्या होती है, जिसको हम कोर्ट से जो हम चाहते हैं, जो कोर्ट से हम चाहते हैं, दावा पेश हमने क्यों किया है, किसी न किसी लाभ, कुछ हमें नुकसान हुआ होगा, उस नुकसान की भरपाई के लिए हम कोर्ट से जो चीज चाहते हैं वो रिलीफ या रेमेडी। कई लोग इसको प्रेयर भी बोलते हैं। तो आपने देखा होगा दावे के अंत में जो प्रेयर लिखी जाती है कि ये मान लिया मेरा एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये बी ने तोड़ दिया है, तो इसकी कॉन्ट्रैक्ट की पालना के लिए पालना कराई जाए, या कॉन्ट्रैक्ट की पालना के लिए प्रेयर करते हैं, तो क्या वो रिलीफ मांगते हैं या क्षतिपूर्ति के लिए मांग करते हैं। तो ये सब रिलीफ या रेमेडी इसको बोलते हैं, जो कोर्ट से हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। देखिए मैंने यदि कोई दावा या प्लेंट फाइल किया है, तो मैं होगा क्या, पिटिशनर या प्लेंटिफ। जिसके अगेंस्ट किया है, जिस पार्टी के, जिस व्यक्ति के, उसको क्या बोलेंगे, रेस्पोंडेंट या डिफेंडेंट। जिस वजह से पेश किया गया है उसको होता है कॉज ऑफ एक्शन। और कोर्ट से हम क्या लेना चाहते हैं, वो रिलीफ या रेमेडी लेना चाहते हैं। दैट्स ऑल। मे आई क्लियर? क्योंकि जब हम क्रिमिनल लॉ पढ़ते हैं तो वहां पर कंप्लेंट शब्द का यूज किया जाता है, यहाँ पर प्लेंट शब्द यूज होता है, तभी तो यहाँ प्लेंटिफ और पिटिशनर होते हैं वादी के। सिविल मैटर में हम कभी नहीं बोलते कि कंप्लेंट फाइल हुई है, यहाँ प्लेंट ही फाइल करना बोला जाता है। देखिए यहाँ 5 वर्ड यूज किए गए हैं, 5 टर्मिनोलॉजी, और जिसमें कंफ्यूज स्टूडेंट्स को लेकर बना रहता है क्या, डिग्री, डिग्री होल्डर, जजमेंट, जजमेंट डेटर और ऑर्डर। तो देखिए जब दो पार्टियों के बीच कोई विवाद होता है, मामला कोर्ट में जाता है, तो वहां पर क्या, एक पार्टी जीतती है और एक हारती है। तो जो जीतती है, जो पार्टी विनर होती है, वो होती है, उसको कहते हैं डिग्री होल्डर, इसको कहते हैं विनर। और दूसरा, जो पार्टी हार जाती है उसको कहते हैं जजमेंट डेटर। ये जो लूज कर जाती है इसको कहते हैं लूजर। ये हारने वाली पार्टी को जजमेंट डेटर। डिग्री होल्डर का मतलब क्या है, पर्सन इन फेवर ऑफ डिग्री हैज बीन पास्ड, जिसके फेवर में डिग्री की जाती है। और जजमेंट डेटर बोलते हैं पर्सन अगेंस्ट डिग्री हैज बीन पास्ड, जो मैंने अभी बताया। ये हमने अभी आपसे डिग्री होल्डर और जजमेंट डेटर की बात की। इसके बाद बचा क्या, डिग्री, ऑर्डर और जजमेंट। तो देखिए जजमेंट हमेशा बाद में आता है, उससे पहले, जजमेंट से पहले डिग्री आएगी या ऑर्डर आएगा, यानी लास्ट में जजमेंट आता है। और जजमेंट छोटा होता है, शॉर्ट होता है, पॉइंट वाइज होता है, और क्या है, रीजनिंग के आधार पर होता है। आप एक उदाहरण से इसको समझिए। राम रहीम बहुत चर्चित केस था, रेप केस में, उस पर मुकदमा चला कोर्ट में। तो कोर्ट ने कहा कि तमाम सबूतों
गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि वो उसको दोषी प्रूफ किया जाता है, गिल्टी माना जाता है। यानी आपने रेप किया है, आप रेप के दोषी हैं। ये क्या हुआ, ऑर्डर हुआ कि डिग्री हुआ, ये हम आगे बताएंगे। लेकिन उसके 5-7 दिन बाद में क्या जजमेंट आएगा। जजमेंट कैसे होगा, वो रेप के मामले में जितनी भी अप टू 7 ईयर्स सजा है या अप टू 10 ईयर्स जो भी होगी, उसके अनुसार जज को का एक डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो उसे 2 साल की सजा सुनाए, 4 की सुनाए या 7 की सुनाए। ये उसकी कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है। तो देखिए, जजमेंट हमेशा लास्ट में आता है, पहले ऑर्डर आएगा या डिग्री आएगी। अच्छा एक बात और, क्या जजमेंट ऑर्डर या डिग्री के खिलाफ हो सकता है? क्या कभी नहीं हो सकता। ऑर्डर या डिग्री के बिहेव पर ही जजमेंट दिया जाता है। यानी जजमेंट इज ऑलवेज गिवन बाय बेसिस ऑफ डिग्री या ऑर्डर। मतलब दो भाइयों के बीच में कोई किसी प्रॉपर्टी को लेकर सिविल केस में मुकदमा विचाराधीन था। कोर्ट ने ये कहा कि ये प्रॉपर्टी ए की है, बड़े भाई की है, तो क्या कोर्ट अपने जजमेंट में बाद में ये कह सकती है कि ए तू खाली कर भाई, या ए इसको बी को पैसे दे छोटे भाई को? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो क्या है, ऑर्डर या डिग्री जो भी आती है उसी के बेस पर जजमेंट आएगा। अब देखिए बात करते हैं डिग्री और ऑर्डर की। डिग्री एंड ऑर्डर, यानी डिफरेंस बिटवीन डिग्री और ऑर्डर। तो देखिए डिग्री क्या है, जब कोर्ट कुछ कहता है उसे डिग्री कहते हैं, और जब कोर्ट कुछ करने के लिए कहता है उसे ऑर्डर कहते हैं। आई रिपीट, जब कोर्ट कुछ कहता है, कुछ डिक्लेयर करता है, तो उसे क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। डिक्लेयर क्या करेगा, उसके राइट्स या लायबिलिटी। और जब कोर्ट कुछ करने के लिए कहता है, यानी एग्जीक्यूशन का बोध करता है, तो उसे कहते हैं ऑर्डर। एग्जाम्पल, थोड़ी टिपिकल भाषा है, इसे उदाहरण से समझिए। कोर्ट ने कहा यह प्रॉपर्टी बड़े भाई की है, तो ये क्या हुआ, ऑर्डर हुआ कि डिग्री हुआ? कोर्ट ने कुछ डिक्लेयर किया या कुछ करने के लिए कहा? डिक्लेयर किया, राइट, यू आर राइट। ये क्या है, डिग्री है। उसने कहा, कोर्ट ने कहा ये प्रॉपर्टी बड़े भाई की है, ये हुआ डिग्री। कोर्ट कहता है आगे कि बी को 1 महीने का समय इस प्रॉपर्टी को खाली करने के लिए दिया जाता है। ये बोलिए क्या है, ऑर्डर है। कुछ करने के लिए कह रहा है, क्या है, ऑर्डर है। देखिए, जज या मजिस्ट्रेट जब कोई डिक्लेयर करता है, उसके राइट्स या लायबिलिटी को डिक्लेयर करता है, वो होती है डिग्री। और जहां पर एग्जीक्यूशन करता है, एग्जीक्यूशन का बोध होता है, वो होता है ऑर्डर। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच।